एक प्रेजेंटेशन लिखा बच्चों ऐसे इस फॉर्म में, v ओवर f। क्या लिखा? v ओवर f, दैट इज इसे रीड ऐसे करेंगे, v ओवर f, that v is set of vectors and that f is set of scalars, which is field structure। ऐसे नहीं कि सारे कोई भी मतलब सेट ऑफ स्केलर्स को ले लिया, ऐसे सेट ऑफ स्केलर को लिया जो कि फील्ड स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर रहा है। टू रिकॉल दैट, मैं आपको फिर से रिकॉल करवा देता हूँ कि फील्ड स्ट्रक्चर होने का मतलब है कि एफ एडिशन के साथ में अबेलियन ग्रुप हो, राइट। एफ मल्टीप्लीकेशन के साथ में एफ स्टार, स्टार का मतलब कि एफ में से आप एडिटिव आइडेंटिटी हटा रहे हो। लाइक अगर मैं सेट ऑफ इंटीजर्स की बात करूं, या सेट ऑफ रैशनल नंबर्स की बात करूं, या सेट ऑफ रियल नंबर्स की बात करूं, तो इनके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी है 0। तो जब आप उसे हटा देते हो तो उसको मैं डिफाइन कर रहा हूँ किससे? एफ स्टार से। जैसे मुझे रियल में से 0 हटाना है तो मैं बोलूंगा आर स्टार, ठीक है। दिस विद मल्टीप्लीकेशन, दिस इज अबेलियन ग्रुप, ये भी अबेलियन ग्रुप होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों फील्ड, तीसरी प्रॉपर्टी फील्ड स्ट्रक्चर के लिए, कि एफ सेटिस्फाइज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सेटिस्फाई करे किसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मतलब क्या हुआ कि अगर मैं दो मेंबर लेता हूं ए और बी, दे आर बिलोंग्स टू, या सपोज ऐसे ले लिया, अल्फा, बीटा, गामा, दीज आर थ्री मेंबर्स व्हिच आर बिलोंग्स टू एफ। तो क्या कंडीशन होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए, अल्फा टाइम्स बीटा प्लस गामा, देन दिस इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा गामा। तो ये बच्चों, ये तीनों की तीनों अगर प्रॉपर्टीज होल्ड होती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सेट ऑफ स्केलर्स, मतलब फील्ड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ठीक है। तो हम वेक्टर स्पेस को किसके ऊपर डिफाइन कर रहे हैं? v ओवर f। कब होता है? अब उस कंडीशन पे चलते हैं। तो हमने बोला v ओवर f, पढ़ेंगे कैसे बेटा? v ओवर f, ठीक है। v सेट ऑफ वेक्टर से, f फील्ड इज वेक्टर स्पेस, और इसको ऐसे भी पढ़ा जा सकता है, v इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड f, ओवर फील्ड f। v is vector space over field f if it satisfies the first thing, internal composition। किसको सेटिस्फाई करे बच्चों? इंटरनल कंपोजिशन को। दिस इज आवर फर्स्ट डेफिनेशन, राइट। एंड द सेकेंड थिंग इज एक्सटर्नल कंपोजिशन। एक्सटर्नल कंपोजिशन, इंटरनल कंपोजिशन का मतलब है कि v सेट ऑफ वेक्टर्स v विद एडिशन अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करे, इज एन अबेलियन ग्रुप। और एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है? इफ वी टेक एनी टू वेक्टर्स अल्फा कॉमा बीटा, मतलब वेक्टर से, सेट ऑफ वेक्टर से अपन दो वेक्टर्स उठा रहे हैं, ठीक है बच्चों। एंड वी टेक ए सम कांस्टेंट व्हिच इज बिलोंग्स टू फील्ड एफ, एक स्केलर उठा लिया, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करें? ए अल्फा प्लस बीटा, दिस इज आल्सो बिलोंग्स टू सेट ऑफ वेक्टर्स v। इफ दिस कंडीशन होल्ड, देन वी कैन से दिस सेटिस्फाइज एक्सटर्नल कंपोजिशन। आई थिंक मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आ रही होंगी। बच्चों बताओगे हाँ या ना? यस सर। सो अलोंग विद दीज डेफिनेशन, गुड बच्चों, तो अलोंग विद दीज डेफिनेशंस, ये जो हमने दो पोस्टुलेट्स लिखे, इनके कॉरेस्पॉन्डिंग मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, व्हाट कैन यू से अबाउट दिस सेट? आई टेक दैट m n by n r। ये नोटेशन जो है, दिस नोटेशन स्टैंड्स फॉर सेट ऑफ ऑल matrices, set of all real matrices,
real matrices of order n by, राइट? ये हमारे पास एक सेट है, ये कलेक्शन है, ठीक है? तो हमने बोला आप चेक करो एम एन बाई एन ओवर आर ओवर फील्ड सेट ऑफ रियल नंबर्स इज वेक्टर स्पेस और नॉट। तो ये वेक्टर स्पेस होता है नहीं होता है? तो मैंने पहला एग्जांपल बड़ा बेसिक सा एग्जांपल लिया है, एन बाई एन की बात चल रही है बच्चों, ये वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा। पहली बात, जो हमारा इंटरनल कंपोजिशन है, इसका मैं प्रूफ कर रहा हूं साथ साथ, सब लोग समझना। इंटरनल कंपोजिशन क्या है अपना, कि एडिशन के रिस्पेक्ट में अबेलियंट ग्रुप सेटिस्फाई करे, इंटरनल कंपोजिशन। तो अपन चल रहे हैं पहले इंटरनल कंपोजिशन की तरफ। तो इंटरनल कंपोजिशन बोलता है कि m n by n r this with addition is an abelian group। ये है या नहीं है, ये सर्च करते हैं। तो abelian ग्रुप होने के लिए पहली कंडीशन क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड करे, ठीक है? सो लेट अस टेक सम matrices a b c, they are belongs to m n by n r। ये स्पेस को हमने रिप्रेजेंट किया, कैसे स्पेस को रिप्रेजेंट किया, सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n बाई, ठीक है? ए बी सी तीन मैट्रिसेस आपने इस स्पेस से ली। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर तीन मैट्रिसेस स्पेस की हैं तो ए किस फॉर्म में लिखी जाएगी, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ ए आई जे एन बाई एन। बी लिखी जाएगी बी आई जे एन बाई एन। सी लिखी जाएगी सी आई जे एन बाई एन, राइट? तो यहां जो बच्चों एंट्रीज आ रही हैं, ए आई जे बी आई जे सी आई जे, they are belongs to set of real number because they are real matrices, right? So along with this, now we have to search it satisfies these five postulates or not. The first postulate is closure property। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी बोलती है कि भैया अगर ए बी दो मैट्रिसेस बिलोंग करती हैं इस स्पेस को, क्या इनका एडिशन भी इस स्पेस को बिलोंग करता है? बिकॉज हमें एडिशन के रेस्पेक्ट में अबेलियंट ग्रुप देखना है। तो तुमने बोला सर कोई परेशानी होनी तो नहीं चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इनकी एंट्री जो है वो ए आई जे और बी आई जे है, और दोनों की दोनों किसे बिलोंग कर रही है बच्चों? रियल को बिलोंग कर रही है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है कि ए आई जे प्लस बी आई जे दे आर बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट? समझ में आ रही है बात सबको? बताते रहना। सो दिस इंप्लाइज वी कैन से दैट a plus b this is belongs to that space mn by n over r। आई थिंक यहां से आइडिया आपको मिल गया होगा कि आपको कोई परेशानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पे नहीं आने वाली, वो तो होल्ड होगी होगी, करेक्ट? दिस इज अगेन होल्ड्स। तो मैं इसे शो नहीं करवा रहा हूं, डायरेक्टली बोल दे रहा हूं होल्ड। थर्ड की बात करें बेटा, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। और यहाँ एडिटिव आइडेंटिटी की बात हो रही है। तो आप सबको पता है जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? तो जो ई से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, दिस इज नल, दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, राइट? दैट मीन्स वी कैन से a plus e that is equal to a is equal to e plus a। The fourth property is existence of inverse। This again hold as what is additive inverse? Additive inverse is, मैं इसे ऐसे डिनोट कर रहा हूं a inverse से, ठीक है? That is equal to minus a। This is additive inverse, राइट बच्चों? समझ में आ रही है बात यार? हाँ या ना सारे लोग बोलते रहो। Yes, sir. Very good. So a plus a inverse is equal to identity, as well as a inverse plus a is also equal to identity. This again satisfying that property. You may say that is minus a. तो तुम देख पा रहे हो माइनस a plus a कितना हो रहा है? आइडेंटिटी विच इज जीरो मैट्रिक्स, ठीक है? तो एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी सेटिस्फाई हो रहा है। एंड द लास्ट फिफ्थ प्रॉपर्टी विच इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। Commutative property is a plus b is a
एक्सटर्नल कंपोजिशन की। तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के लिए चलते हैं प्रॉपर्टी की तरफ। क्या कहता है एक्सटर्नल कंपोजिशन? तो बेटा, in the definition of external composition, you can see that if we take two vectors from this space, space is now mn by n r, ठीक है, कोई भी दो मैट्रिसेस उठा ली और एक स्केलर स्मॉल ए उठा लिया। कहां से उठा लिया बच्चों? दिस इज फ्रॉम फील्ड विच इज ऑफ रियल नंबर्स। फील्ड कैसा था यहाँ पे? सेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब रियल फील्ड था। आप सबको याद होगा कौन कौन से फील्ड हो सकते हैं, मैंने सब बताए हैं, उनके एग्जाम्पल लिए थे। जैसे अपन रियल नंबर्स की बात करें तो सेट वो फील्ड बनाता है, रैशनल नंबर फील्ड बनाता है। उसके अलावा कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो वो भी फील्ड स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट करता है। बात समझ में आ रही है सबको? तो दैट इज फील्ड। सो ए इंटू ए प्लस बी इन एक्सटर्नल कंपोजिशन में कर रहा हूं। इस कंपोजिशन के थ्रू हुआ क्या कि a इंटू ए आई जे, this is n by n plus bij, that is n by n. And you can simplify this in the form of a into aij plus bij n by. अब यहाँ पे स्मॉल ए आई जे और बी आई जे सारे आई और जे के लिए रियल है बिकॉज दे आर एंट्रीज ऑफ रियल मैट्रिसेस एंड ए इज बिलोंग्स टू रियल फील्ड। सो ये सब की सब चीजें ए आई जे प्लस बी आई जे अगर रियल है तो इनका जो ये अरेंजमेंट या ये कॉम्बिनेशन या ये सम मिल रहा है वो भी कैसा बनेगा? अपना रियल नंबर, राइट? सो दिस वैल्यू इज ऑल्सो बिलोंग्स टू दैट स्पेस। ये किस टाइप की मैट्रिक्स बनेगी? बोले सर ये भी n बाई n ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी जिसकी एंट्रीज कैसी होंगी? रियल। तो आपका एक्सटर्नल कंपोजिशन भी सेटिस्फाई हुआ। सो दिस इंप्लाइज वी कैन से mn by n of field R, this over R, this is a vector space। आई बात सबको समझ में? हाँ जी बच्चों बताओ, ठीक है ना? दिस इज अ वेरी गुड बेटा। तो ये हमारी बेसिक डेफिनेशन। अब फील्ड के ऊपर क्या क्या कलाकारियां हो सकती हैं वो भी समझना पड़ेगा। भैया एक बात बच्चों सब लोग समझना, अगर कोई स्ट्रक्चर फील्ड स्ट्रक्चर होने की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है तो वो एडिशन के लिए एबिलियंट ग्रुप की प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई कर ही रहा है, ऑब्वियसली बात है। और अगर Yes, वो sir. एडिशन की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, गुड बच्चों, तो इस बात का मतलब क्या हुआ? वो जो इंटरनल कंपोजिशन है हर एक फील्ड उस इंटरनल कंपोजिशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब मैं फील्ड को भी वेक्टर्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं, बट अकॉर्डिंग टू देयर फील्ड। और फील्ड के भी फील्ड ढूंढने पड़ेंगे। बोले सर फील्ड के फील्ड आपने बड़ा कंफ्यूज कर दिया हमें, क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब बच्चों ये है कि इफ आई टेक, देखो बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग नोट लिख रहा हूं। इफ एफ एंड के आर टू fields such that f is subset of k, f is subset of k, then अगर f और k दो फील्ड हैं और f क्या है? k का सबसेट है। मैंने डेफिनेशन लिखी k ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस। भाई कोई डाउट किसी को? बच्चों बताओ, सबको मुझे लगता है समझ में आना चाहिए ये बात। k ओवर f इज अ वेक्टर स्पेस। बोले सर छोटा सा एक प्रूफ तो बनता है इसका, है ना? तो पहला क्या है? इंटरनल कंपोजिशन, कोई बड़ी बात नहीं, देख लेते हैं उसे। इंटरनल कंपोजिशन क्या कहता है? इंटरनल कंपोजिशन कि f जो हो वो एडिशन के लिए एबिलियंट ग्रुप बनाए। बोले सर वो तो होगा ही क्योंकि ये फील्ड स्ट्रक्चर है। सॉरी के की बात कर रहे हो, क्योंकि के ओवर f की बात चल रही है, एबिलियंट ग्रुप बना है ना बच्चों? क्योंकि के आपका फील्ड है तो वो हमेशा एडिशन के लिए एबिलियंट ग्रुप बनाएगा, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड होगी। दूसरी बात, एक्सटर्नल कंपोजिशन। बोले सर कि अगर हम दो मेंबर उठाते हैं अल्फा बीटा, दे आर बिलोंग्स टू के फील्ड, ठीक है? और दूसरी बात, एक मेंबर स्मॉल ए उठाते हैं, दिस इज बिलोंग्स टू कैपिटल एफ फील्ड। तो क्या कहानी हुई? ए अल्फा प्लस बीटा, दिस इज ऑल्सो बिलोंग्स टू के। हाँ या ना बच्चों, होगा कि नहीं होगा? क्योंकि ए एफ का मेंबर है और एफ किसका सबसेट? के का सबसेट है। तो एफ के जितने भी मेंबर्स होंगे वो तो के मेंबर्स होंगे होंगे।
तो सारी की सारी एंट्री जो है के अंदर लाइक करेंगे ही करेंगी, करेंगे नहीं करेंगे बच्चों, बताओ। समझ में आई बात सबको? यस सर। तो यहाँ पे इंटरनल कंपोजिशन एज वेल एज एक्सटर्नल कंपोजिशन दोनों की दोनों चीजें सेटिस्फाई हो रही हैं। और ये होते ही आपने क्या कहा कि भैया ये कंडीशन हमारी होल्ड हो गई कि अगर एफ और के दो फील्ड है और एफ के का सबसेट है तो के ओवर एफ वेक्टर स्पेस होगा। बहुत बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, फील्ड्स होने चाहिए पहली बात, और एफ के का सबसेट होना चाहिए, तो के ओवर एफ वेक्टर स्पेस होगा। कुछ एग्जांपल्स बनते हैं, है ना? तो which of the following are vector spaces? The first one is set of real numbers over set of real numbers. Second one is set of complex numbers over set of real numbers. Third one is ये नोटेशन जो है ये सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का है, ठीक है। और थर्ड वन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स ओवर रैशनल नंबर्स, ठीक है। फोर्थ वन इज सेट ऑफ रियल नंबर्स सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिफ्थ वन इज सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हाट कैन यू से अबाउट दैट? एक और मैं बता देता हूँ एग्जाम्पल, सेट ऑफ रियल नंबर ओवर इरेशनल नंबर्स। और एक और लिख लिया, मतलब अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी यहां से, क्यू ओवर आर। फर्स्ट के बारे में क्या कहना? हाँ जी बच्चों, क्या कहना है? फर्स्ट वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा? सारे लोग अपना माइक ऑन कर लो, मैं सबसे जवाब सुनूंगा। फर्स्ट इज वेक्टर स्पेस और नॉट? बोले सर बिल्कुल होगा। क्यों होगा? क्योंकि सारे आर जो रियल। आर फील्ड है बेटा, पहली बात है ना, फील्ड होना चाहिए दोनों को। और आर तो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यार कोई परेशानी नहीं, तो ये वेक्टर स्पेस होगा। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई कि के और एफ दोनों को फील्ड होना चाहिए। दूसरा, एफ जो है वो के का सबसेट हो, तो हर एक सेट खुद का सबसेट होता है, तो ये वेक्टर स्पेस होगा। होगा बच्चों? दूसरे पे आते हैं, आर और सी दीज आर फील्ड्स, दोनों के दोनों फील्ड्स होते हैं, पढ़ा है हमने लास्ट क्लास में, यस सर। राइट। अगर ये दोनों फील्ड्स है और आर जो है वो सी का सबसेट है, तो यहाँ भी काम बन गया, ये भी वेक्टर स्पेस होगा। सेम सिचुएशन यहाँ पे, सेम सिचुएशन यहाँ पे, सेम सिचुएशन यहाँ पे। लेकिन बोला सर यहाँ भी क्यू कॉम्प्लीमेंट तो आर का सबसेट है, मतलब इरेशनल नंबर्स का सेट आर का सबसेट है। लेकिन इरेशनल नंबर फील्ड नहीं है। शाबाश बेटा, इरेशनल नंबर इज नॉट फील्ड, दिस इज नॉट फील्ड। तो अगर फील्ड ही नहीं है तो फिर भाई आगे बात करने का मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि स्पेस जो भी डेवलप होगा किस पे होगा? फील्ड पे होगा। ये लास्ट वाला भी गया, दिख रहा होगा सबको। क्यू और आर फील्ड तो है, बट आर इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। फील्ड को स्पेस का सबसेट होना जरूरी था अगर दो फील्ड्स के ऊपर डिस्कशन हो रहा है। सो दिस इज नॉट सबसेट ऑफ दिस, सो दिस इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। आई थिंक ये बेसिक वाली प्रॉपर्टी सबको क्लियर होगी। हाँ जी बच्चों, समझ में आई बात? बताओ। यस सर। अब आती है अगली बात, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फील्ड्स, है ना, कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फील्ड से भी अपन स्पेस बना पाते हैं। कैसे बना पाते हैं वो देखते हैं। तो इसको हम थोड़ा सजा लेते हैं, इसे लिख लेते हैं क्या, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ फील्ड। तो बच्चों इफ वी हैव k1 k2 k3 एंड सो ऑन kn, ठीक है, दे आर fields, then their Cartesian product is designed as that k1 k2 cross k3 cross and so on cross k. What do you mean by this? This is
सेट ऑफ ऑल n टपल वेक्टर्स। इनका कलेक्शन है बेटा n टपल्स का। जैसे हम लोग दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, तुमने बचपन में पढ़ा होगा 11th में कि a क्रॉस b क्या होता है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ a कॉमा b ऑर्डर्ड पेयर का कलेक्शन, है ना। तो जिसमें a और b किसको बिलोंग कर रहे हैं, सेट ऑफ मतलब सेट ए जो है वो सेट ए को बिलोंग कर रहा है और बी जो है वो सेट बी को बिलोंग, राइट। ये इस तरीके से कंडीशन होती है। तो सिमिलरली हम लोग इस ऑर्डर्ड पेयर के कंसेप्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। हमने एन सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट ले लिया। तो आपने क्या कहा बच्चों, A1 A2 एंड सो ऑन, मतलब A3 एंड सो ऑन, दिस इज AN, जहां पे A1 A2 एंड सो ऑन AN दे आर बिलोंग्स टू, या ऐसे लिख सकते हो A1 belongs to K1, A2 belongs to K2, A3 belongs to K3, and so on. AN belongs to KN. Right? This is the set. तो इसे क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब मैं अपने परसेप्शन को कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहता हूँ। किसके लिए बनाना चाहता हूँ बेटा, कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए बनाना चाहता हूँ। ठीक है। सो मैंने बोला ये सारे फील्ड्स है, ठीक है। एंड साथ में क्या कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं कि F इज सबसेट ऑफ K1, F is subset of K2 and so on. F is subset of Kn. ये F सबका सबसेट, ठीक है। तो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड F, क्योंकि F इन सब का सबसेट है। भाई बात सबको समझ में आ रही है, ओवर फील्ड F, राइट बच्चों, क्लियर भी कहानी, बताओ। आई डोंट यस थिंक सर। सो कि इसके लिए इंटरनल कंपोजिशन को प्रूव करने की जरूरत है, क्योंकि ये फील्ड है तो एडिशन के रिस्पेक्ट में इंटरनल कंपोजिशन सेटिस्फाई करेंगे, क्योंकि एडिशन यस के सर। रिस्पेक्ट का एबिलेंट होंगे। वेरी गुड। दूसरी बात आती है एक्सटर्नल कंपोजिशन। तो भाई अगर आप एफ के किसी एलिमेंट का इस वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये वो भी हमेशा अबेलियन इस ग्रुप होगा। करेगा। क्यों करेगा, बिकॉज भाई एफ जो है वो खुद भाई इन सारे सेट्स का सबसेट है। क्या है, इन सारे सेट का सबसेट है। बात सबको समझ में आ रही है, तो कोई परेशानी नहीं, डायरेक्टली बोल दिया दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड एफ। करेक्ट है बात। तो यस बच्चों सर। वेरी गुड, तो इसमें ये पहली डेफिनेशन निकली। अगर सारे फील्ड सेम हो जाए, बोला इफ के एंड एफ दे आर फील्ड्स, ठीक है, एंड एफ इज सबसेट ऑफ के, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ के एन टाइम्स, कितनी बार, एन टाइम्स। तो जब कभी दिखता हो ना तुम्हें फील्ड की पावर एन, है ना, तो ये ऐसे होता है कि उसका एन टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ले रहा है। जैसे आर टू दी पावर एन देखते हो तुम कभी, या सी टू दी पावर एन देखते हो कभी, तो उसका मतलब क्या है, आर का एन टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट या सी का एन टाइम्स कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। उसे यूक्लिडियन स्पेस भी बोला जाता है कई जगह पे, ठीक है। तो ये के टू दी पावर एन आ गया अपने पास, राइट। दिस इज अ सेट, ठीक है। मैंने बोला दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर फील्ड है। सेम डेफिनेशन है लास्ट वाली, बस इसमें सारे स्पेसेस सेम कर दी, मतलब सारे फील्ड सेम कर दी। तो इस बात का मतलब क्या है, दैट इज k टू दी पावर n ओवर f, दिस इज आल्सो वेक्टर स्पेस, आल्सो वेक्टर स्पेस। कुछ एग्जांपल्स हो जाए मजेदार वाले, है ना। तो सपोज अपन लेते हैं, बोला विच ऑफ द फॉलोइंग आर वेक्टर स्पेसेस। Okay, the first one is R cross Q over R. Second, R to the power 3 over R. Third, C to the power 3 over R. Fourth, C cross R over R. Yes,
What can you say about them? They are vector spaces or not? हाँ जी बच्चों, शुरुआत करो फर्स्ट से। बोले सर सारी बातें सही है आपकी कि ये भी फील्ड है, क्यू भी ये भी। फील्ड है, आर भी फील्ड है। हाँ, ये सारी बातें सही कि यार ये सारे फील्ड है। लेकिन बच्चों, यहाँ जो फील्ड है एफ, वो कितना है? आर। वो आर का तो सबसेट है, बट एफ इक्वल टू आर, दिस इज नॉट सबसेट ऑफ क्यू। क्यू का सबसेट नहीं होना, दोनों का चाहिए। कार्टेशियन प्रोडक्ट में जितने मेंबर होंगे सबका सबसेट, तो ये स्पेस बनेगा। अगर ये नहीं होता है तो फिर एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल हो जाएगी, वो फुलफिल नहीं हो पाएगी, है ना। जैसे बेटा सुनो मेरी बात को कि यार आपने फील्ड तो उठा लिया रियल का, रियल का मेंबर √3 है अपने पास, ठीक है। और इस आर क्रॉस क्यू के मेंबर्स कैसे हो सकते हैं जिसमें पहला नंबर तो रियल आना चाहिए, तो रियल कुछ भी हो सकता है, मैंने सपोज √2 ले लिया। और क्यू सेकंड टपल जो है वो रैशनल होना चाहिए, रैशनल मैंने सपोज 3 उठा लिया। तो अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये आएगा √2, 3√3 आएगा बेटा। अब जो √2 है वो तो रियल है, चलेगा काम, लेकिन ये रैशनल नहीं है यार। तो इसका मतलब दिस इज नॉट सबसेट ऑफ आर क्रॉस। आई बात सबको समझ में? तो फेल क्या होता है ऐसे केसेस पे? एक्सटर्नल कंपोजिशन फेल हो जाता है। ठीक है बच्चों, जो दिमाग में बैठने वाली बात है, बैठी कि नहीं बैठी बताओ, हाँ या ना? ठीक है। अरे भाई कुछ तो बोलो सारे लोग, समझ में आया? राइट। तो अपन बढ़ते हैं आगे, और इस कंडीशन पे देखा R³/R, मतलब इसमें तो कोई परेशानी नहीं। बोला सर ये तो नहीं होगा। ये जरूर होगा, क्योंकि R सबसेट हर एक पेयर का है, मतलब हर एक टपल का है जो R³ में यूज हो रहे हैं। R इज सबसेट ऑफ दिस, ये भी चलेगा सर, ये भी चलेगा सर। R सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट। खत्म हो गई बात। सबको समझ में आया किस तरीके से अपन ऐसे वेक्टर स्पेसेस को ढूंढते हैं? ठीक है। अब इसके बाद फर्दर और आगे बढ़ा जाएगा। मैंने आपको एक बेसिक एग्जांपल वेक्टर स्पेस का भी दिया, ठीक है। फील्ड्स के ऊपर क्या क्या कलाकारियां कर सकते हैं वो भी सोचा हमने, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं आगे, और फंडामेंटल पे चलते हैं वेक्टर स्पेस के। क्या? बेसिस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस। ये वर्ड बहुत बार यूज करते होगे। 3 डायमेंशनल बेसिस, n डायमेंशनल बेसिस, बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ठीक है। तो हमने कहा बच्चों बी इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस V/F। अब थोड़ा गौर करना है इस बात पे, बेसिस का मतलब क्या है? हिंदी में बेसिस का मतलब है आधार। और ये हिंदी जो है ना हमारी मदर टंग, ये सबको समझा दे रही है। आधार, फाउंडेशन, है ना। किसी भी बच्चे के जीवन की बुनियाद जो होती है ना वही इंपॉर्टेंट होती है, वो फाउंडेशन इंपॉर्टेंट होती है, उसका जीवन उसी पे बना होता है। वैसे जिस बिल्डिंग पे हम लोग खड़े हैं या बैठे हुए हैं, उसका फाउंडेशन जो है ना वो निर्धारित करता है कि इस बिल्डिंग का शेप कैसा होना है ना। तो जस्ट लाइक एज दैट बी एक बेसिस है स्पेस की, वो ही ये डिफाइन करेगी कि स्पेस किस टाइप का होगा, कितने डायमेंशन का होगा। 3 डायमेंशन का होगा या 2 डायमेंशन का होगा या 1 डायमेंशन का होगा, राइट। कौन रिप्रेजेंट करता है इस बात को बेटा? बेसिस रिप्रेजेंट करता है। बोले सर कैसे करता है? ये तो स्टोरी हो गई, क्या आप मैथमेटिकली में शो कर पाओगे? तो बच्चों देखो, हमने बोला कि बी बेसिस होगा इस वेक्टर स्पेस का, कब होगा? पहली बात, इफ बी इज सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। बी सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। दूसरी बात, एंड सेकंड थिंग, बी स्पेंस, बी स्पेंस V/F। जो ये बेसिस है वो वेक्टर स्पेस को स्पैन करे। व्हाट डू यू मीन बाय स्पैन?
या जनरेट करें। चलो अगर स्पैन वर्ड दिमाग में नहीं बैठता तो जनरेट लिख देते हैं, जनरेट करें। बी जनरेट्स वी ओवर एफ। जनरेट का मतलब नहीं समझ में आया सर। अरे भाई जनरेटर, वो जनरेटर वाला मत लिखना, वो जो घर के बाहर लगा होता फॉर्म करे। है ना। जनरेट करने का मतलब क्या, जो उसे बना रहा है, फॉर्म कर रहा है ना। अब वो कैसे फॉर्म करेगा, इस बात को कैसे शो किया जाता है, ये बात तो सर दिमाग के अंदर आ गई कि इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं, वो हमने पढ़ा है मैट्रिसेस के अंदर, है ना। लेकिन ये स्पैन करना या जनरेट करने का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि यार एक सिलेंडर जनरेट करना है, तो सिलेंडर जनरेट करने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए मुझे। मुझे कुछ कॉन्स्टेंट चाहिए जिनकी लेंथ कोई एक स्पेसिफिक लेंथ है ना। उसके थ्रू मैंने कुछ कुछ मल्टीप्लाई करके पूरा एक क्या कर दिया, सिलेंडर का मतलब लेंथ जनरेट कर दिया। अब मुझे उसका बेस भी चाहिए, हाइट चाहिए, बेस चाहिए, है ना बच्चों। अब बेस में क्या क्या चीजें यूज हो रही है, रेडियस यूज हो रही है सर, है ना। तो ये सारी चीजें मिला के क्या बनाती है अपने, मतलब स्पेस को डेवलप करती है, जनरेट करते हैं। तो आपने बोला बी स्पेन्स वी ओवर एफ, तो हमने बोला यार स्पेन करने का मतलब क्या हुआ कि बी के वेक्टर्स का अगर लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया जाए। बी क्या है बेटा, सेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अगर इसके सारे वेक्टर्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया जाए, कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया जाए, तो वो जितने भी कॉम्बिनेशन का कलेक्शन बनेगा वो पूरे स्पेस को रिप्रेजेंट कर जाए। तो उस केस में क्या बोलेंगे कि ये बेसिस हो। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर बी जो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स मैंने बोला, उसके पास कुछ मेंबर्स है लाइक अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 एंड सो ऑन अल्फा n, राइट, अल्फा n। तो आपने कहा कि बी स्पेंस वी, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज सेट ऑफ ऑल लीनियर कॉम्बिनेशंस, set of all linear combination of vectors of V is V over F। वो आपका स्पेस बन जाए। मतलब क्या हुआ, V is nothing, this is linear span of S। इसको हम ऐसे डिनोट कर रहे हैं बेटा, V is equal to L of linear span of B, बेसिस का linear span। अभी और प्रॉपरली बात समझते हैं, व्हाट इज दिस L of B, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है बेटा L of B is equal to this is collection of all possible linear combination। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि C1 alpha 1 plus C2 alpha 2 plus and so on Cn alpha n, where these constants C1 C2 and so on Cn, they are belongs to the field capital F, they are any member of field capital F, so their combination is linear। आई थिंक बातें सबको समझ में आई होंगी। हाँ जी बच्चों, बातें क्लियर हुई कि नहीं भी, बताओ। Yes, sir. ओके नाइस। कुछ प्रैक्टिकल देखते हैं, है ना। और अच्छा एक वर्ड और है डायमेंशन, तो वो भी मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। द डायमेंशन इज नथिंग, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस, डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V over F, this is denoted as that dimension of V over F, that is notation for this, right? And this is equal to number of vectors in basis। I am not saying that independent vectors, है ना, क्योंकि वो तो basis है ही already, set of independent vectors जो कि space को span कर रहा है। तो number of vectors in basis, this represents dimension of this space। बहुत अच्छा एग्जांपल लेते हैं जो आप सुनना चाहते हो, थ्री डायमेंशनल स्पेस, हमारी नजर सबसे पहले उस पे जाती है ना। तो आई टेक सपोज दैट एग्जांपल आर क्यूब ओवर सेट ऑफ रियल नंबर्स, राइट। सो इफ यू डिफाइन दैट आर क्यूब, दिस इज वेक्टर स्पेस और नॉट, फर्स्टली वी हैव टू चेक दिस। तो आर क्यूब अगर आप डिफाइन करना चाहो, तो आर क्यूब के पास कैसे वेक्टर्स, बोले सर इसके पास वेक्टर्स है A1
या ऐसे लिख लो x y z, where this x comma y comma z they are belongs to set of real numbers. This is our R. Cartesian product of three R's. You may write them as in a row as well as in column. No impact. कोई फर्क नहीं पड़ता उसका. These are representation just, right? So this is vector space over R. तो उसमें कोई संशय नहीं है अपने को, क्योंकि हम ऑलरेडी इस बात को प्रूव कर चुके हैं कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ fields is a vector space over that field which is subset of these fields, right? तो R ऑलरेडी R का सबसेट है, तो ये क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा. अपन इसका बेसिस निकालना चाहते हैं, तो मैंने एक बेसिकली एक ऐसी बेसिस ढूंढ ली, B is equal to, this is 1 0 0 0 1 0 and this is 0 0 1. इन फिजिक्स यू कैन मतलब आप इनको ऐसे राइट करते हो, E1 कैप, दिस इज E2 कैप, दिस इज E3 कैप, राइट? याद आ रहा होगा सबको. सो दीज आर आवर मेंबर्स ऑफ दिस बेसिस. तो ये ऑब्वियस सी बात है कि इंडिपेंडेंट सेट है. क्यों है इंडिपेंडेंट सेट? इंडिपेंडेंट सेट ढूंढने के लिए आपको कुछ बताया गया था. क्या बताया गया था बच्चों? इनका कॉम्बिनेशन 0 कर दो सर. ठीक है, तो हमने लीनियर कॉम्बिनेशन ले लिया बी के वेक्टर्स का, C1 E1 कैप प्लस C2 E2 कैप प्लस C3 E3 कैप, दिस इज इक्वल टू 0. यहां से मेरे पास कितना आ गया? यहां से मेरे पास आ गया C1 C2 C3, दैट इज इक्वल टू 0 0 0. और ये कोई दो वेक्टर्स इक्वल तभी होते हैं जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग टपल्स से या कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज से. तो C1 भी 0, C2 भी 0 और C3 भी 0, राइट? ये फॉर्म अपने पास बनी, तो इसका मतलब ये इंडिपेंडेंट है. करेक्ट है बेटा बात? अब आती है अगली बात. वेरी गुड. द लीनियर स्पैन ऑफ बी, कि बी का लीनियर स्पैन क्या होगा? Linear span is nothing. This is set of all possible linear combination of the vectors of basis. Set of all possible linear combinations of the vectors of basis. So we take that combination x E1 cap plus y E2 cap plus z E3 cap, such that x comma y comma z they are belongs to set of real numbers. That is our set of all possible combinations. है ना बेटा? So when you simplify this, we get x, y, z, because E1 cap, E2 cap, E3 cap की values आपको दिख रही है, उनको ऐड भी कर रहे हो आप, तो यही मिल जाएगा. Such that x, y, z belongs to set of real number. This is nothing. This is our space, R cube. So that is B spans V. B spans R cube. ठीक है, तो ये इंडिपेंडेंट भी है. और दूसरी बात, इसका बेसिस हमने देखा जो कि हमें पूरे स्पेस को स्पैन करके दे रहा है. इस बात का मतलब क्या हुआ कि दैट R क्यूब ओवर R, दिस इज वेक्टर स्पेस ओवर, सॉरी, वेक्टर स्पेस विद basis B, which is E1 cap, E2 cap and E3 cap. ठीक है, E3 cap. करेक्ट है बेटा बात? दिस इज विद बेसिस दैट. ठीक है, वेक्टर स्पेस विद बेसिस दैट. एंड दूसरी बात क्या बोले? डायमेंशन ऑफ दैट स्पेस क्या है बेटा अपने पास? R क्यूब ओवर R. व्हाट इज इट्स डायमेंशन? सबको दिख गया होगा. वी हैव जस्ट 3 मेंबर्स इन आवर बेसिस, सो डायमेंशन इज 3, राइट? अरे भाई बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो ये बेसिक कुछ कंसेप्ट हमने वेक्टर स्पेस के देखे. अब होता क्या कि कई बार ये पूछा जाता है कि व्हाट इज डायमेंशन, व्हाट इज बेसिस ऑफ वेक्टर स्पेस, ये सब चीजें देखी जाती है ना. तो सपोज मैं तुमसे एक एग्जांपल तुम्हें दे रहा हूं, ये ले लिया.
let V is equal to collection of all x which are belongs to R cube, three-dimensional vectors का collection, right? Such that Ax equal to 0, right? Then dimension of V over set of real numbers, what is its value? Also find basis of this vector space, right? अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाते हैं कैसे सोचा जाए। तो क्या लिया, v इक्वल टू x बिलोंग्स टू आर क्यूब सच दैट ax इक्वल टू c। ये जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं ना, ax इक्वल टू 0, ये होमोजेनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की बात चल रही है यहाँ पे। अच्छा, मैंने शायद यहाँ पे एक मैट्रिक्स नहीं दिया, ठीक है? मैट्रिक्स आप ए ऐसे लिख लीजिए, ये भी गिवन किया हुआ होता है। दिस इज 1 2 3 2 3 4 3 4 5, 3 by 3 ordered matrix, right? So solve that, कैसे करें? Ax equal to 0, this implies 1 2 3 2 3 4 3 4 5 multiplied with x y z, and that is equal to 0 0 0। मैंने एक वेक्टर ले लिया r क्यूब का, वो क्या ले लिया, x y z, ठीक है बेटा? because that is belongs to this is homogeneous system of linear equations। कैसा है? homogeneous system of linear equation। what is rank of that matrix? तो ये मैट्रिक्स है, अपने पास क्या रैंक है इसकी? तो रैंक निकालने के लिए मैंने तुम्हें आइडिया बताया था, एलिमेंट्री ऑपरेशंस पे चलना होगा अपने को। ये मैट्रिक्स उठा लो, इस मैट्रिक्स पे पहला ऑपरेशन कर दिया, दैट इज R3 is tending to R3 minus 3 times R1, एंड दूसरा ऑपरेशन कर लिया बेटा, R2 is tending to R2 minus 2 times R1। अगर ये दो ऑपरेशंस आप करते हो तो आपकी ए मैट्रिक्स कैसी बन जा रही है? दिस इज 1 2 3, that is 0 minus 1 minus 2 0 minus 2 minus 4, ठीक है? तो यहाँ थर्ड रो जो है वो सेकंड रो पे डिपेंड कर रही है ना बच्चों? तो इसका रैंक कितना आ गया? वो आ गया 2। रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज 2। और आपको पता होगा कि जितने इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हमारे सिस्टम पे होते हैं, मेरी बात को सब लोग गौर से सुनना, जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे सिस्टम में होते हैं उतना ही उस स्पेस का डायमेंशन होता है। बोले सर ये बात आपकी जो है वो क्लियर नहीं हुई है, क्लिक नहीं हुई। आप ये देख सकते हो, देखो कि यहाँ पे x हो या y हो या z हो, ये तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है। क्या क्या है? x y और z। ये तीनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या कर रहे हैं बेटा? इस स्पेस को बता रहे हैं कि कितना डायमेंशन है। x के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर गौर से देखो तो x के कॉरेस्पॉन्डिंग ये E1 कैप मिला था, x2 y के कॉरेस्पॉन्डिंग E2 कैप मिला था, और z के कॉरेस्पॉन्डिंग E3 कैप मिला था। क्या सभी बच्चों को बात सब में समझ में आ रही है? हाँ या ना बोलना। यस सर। तो जितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होंगे मेरे पास या इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होंगे किसी सिस्टम के पास, तो आप क्या कहोगे? उतना उतनी ही, डायमेंशन। हाँ उतना ही डायमेंशन होगा, और जितना डायमेंशन होगा उतने ही मेंबर्स अपनी बेसिस पे होंगे, इंडिपेंडेंट मेंबर्स अपनी बेसिस पे होंगे। बात समझ में आई? ठीक है, तो ठीक हो गया। आपने बोला सर रैंक तो आ गया 2। अगर रैंक 2 आ गया तो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कितने होते हैं? कुछ पढ़ा था आप लोगों ने? जल्दी से बताओगे मुझे सारे लोग। n minus r। वेरी नाइस, n minus r। This is equal to n minus r। r means rank of the matrix। n is, n का मतलब क्या? डायमेंशन ऑफ दिस, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है ना? ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी बोल सकते हो बेटा। और जो x वेक्टर आप डिफाइन करते हो ना, उसका डायमेंशन कितना है? तो आप देख रहे हो 3 डायमेंशन का ये वेक्टर है, इसका ऑर्डर क्या है? n/1। तो नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल, ये n किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ टोटल वेरिएबल कितने हैं? 3। दिस माइनस रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। व्हाट इज रैंक? रैंक इज 2। सो वी हैव जस्ट वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल।
बहुत बढ़िया। बोले सर यहाँ से एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई? कि मुझे डायमेंशन निकालने के लिए कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, सिर्फ यही देखना है। दिस इज इक्वल टू कितना आ गया? 1 आ गया। तो ये रिजल्ट चमका के लिख लेते हैं यहाँ पे बेटा। क्या लिख लेते हैं? देखो यहीं पे लिख लीजिए आप लोग। डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस V over F, this is equal to 1. number of independent variables in this space. Number of independent variables in this space. V over F. हाँ जी बच्चों, बातें क्लियर हुई? हाँ या ना बोलते रहो, बताओ समझ में आई सबको बात? ठीक है, Yes, sir. वेरी गुड। चलो अब अपने को डायमेंशन बेसिस के ऊपर काम करना है, और बेसिस पे भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूं मैं अभी आपको। ठीक है, तो पहले बेसिस पे काम करते हैं। ठीक है, आपने एलिमेंट्री ऑपरेशन करके मैट्रिक्स को इस फॉर्म में लिख लिया। मतलब ये सिस्टम कैसे लिखा जा सकता है? वो ऐसे लिखा जा सकता है 1 2 3, दैट इज 0 -1 -2, एंड दैट इज 0 -2 -4 मल्टीप्लाइड विद x y z, एंड दैट इज इक्वल टू 0 0 0। एक और ऑपरेशन कर लेते हैं। क्या ऑपरेशन कर लेते हैं? R3 टेंड्स टू R3 minus 2 times R2. When you use that operation, that coefficient matrix becomes 1 2 3 0 -1 -2 0 0 0, and that multiplied with x y z, and this is equal to 0 0 0। करेक्ट? ये फॉर्म बन गई सर अपने पास। ठीक है, अब दो इक्वेशंस बन रही है यहाँ से। एक क्या मिल रही है? x प्लस वाई, सॉरी 2y प्लस 3z, दैट इज इक्वल टू 0। और दूसरी इक्वेशन क्या मिल गई बेटा? वो मिल चुकी है माइनस Minus वाई y minus 2z is equal to 0. टू 0। वेरी गुड। अब इसमें से एक काम करता हूँ, y की वैल्यू मुझे मिलती हुई दिख रही है, कितनी आ रही है? -2z। उस वैल्यू को सपोज हम फर्स्ट इक्वेशन पे रख लेते हैं, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिल गई वो? -2y -3z रखा तो कितना हो जाएगा? 2z, सॉरी 4z -3z, दैट इज z। तो x भी z पे डिपेंड कर रहा है और y भी z पे डिपेंड कर रहा है। तो वेरिएबल कौन सा हुआ? सिर्फ एक, वो z हुआ बेटा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा हुआ? वो z हुआ, है ना? x और y दोनों के दोनों z पे डिपेंड करते हैं। तो जो हमारा स्पेस यहाँ पे मिलेगा v ओवर r, उसके पास कैसे वेक्टर्स हैं? बोला सर उसके पास वेक्टर्स है इस फॉर्म में। दिस इज z -2z और बेटा z, where this z is belongs to set of real number। तो कितना इंडिपेंडेंट वेरिएबल दिखा सबको? सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो डायमेंशन कितना हो गया सर? 1 हो गया। बेसिस कितनी हो सकती है? बेसिस का मतलब होता है बेटा सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स। अब मेरा क्वेश्चन सारे लोगों से है जितने क्लास में बैठे हुए, कि एक स्पेस में, सभी सभी लोग सोच के बताना मुझे इस बात का जवाब, एक स्पेस में कितने इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का कलेक्शन बन सकता है? बताओ। हाँ भाई बोलो। तुम्हारे सोचने का एक तरीका और बताता हूँ, देखो। एक अगर 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये मतलब फील्ड है हमारा, 2 डायमेंशनल स्पेस है एक्स वाई प्लेन। इसमें मैं कितने वेक्टर्स ढूंढ सकता हूं जो आपस में इंडिपेंडेंट है? वैसे 2 ही होंगे ना मैक्सिमम, लेकिन उन दो दो के कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? जैसे बेटा, एक मैंने इसकी डायरेक्शन में आई कैप ले लिया, एक इसकी डायरेक्शन में जे कैप ले लिया, ये दोनों कैसे इंडिपेंडेंट है कि नहीं? हाँ या ना बोलो। Yes. अब अगर सपोज दूसरा भाई इस फॉर्म में ले लिया जाए, एक ले लिया आई कैप प्लस जे कैप, और एक ले लिया आई कैप माइनस जे कैप, तो बेटा अभी भी कैसे हैं आपस में? इंडिपेंडेंट है या नहीं है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप, हाँ या ना बोलो। अभी भी इंडिपेंडेंट है। कौन कौन से वेक्टर? एक आई कैप प्लस जे कैप और दूसरा माइनस आई कैप प्लस जे कैप, दोनों आपस में कैसे इंडिपेंडेंट? अरे यार बोलो, सबको समझ में आई बात कि नहीं? हम्म, नहीं आई, इसका मतलब जवाब नहीं आया। तो अगर मैं C1 का मल्टीप्लाई करूं इसके साथ में, प्लस C2 का मल्टीप्लाई करूं दूसरे के साथ में,
इनका कॉम्बिनेशन 0 कर दूं तो क्या हो रहा है, -c1 + c2 इंटू आई कैप प्लस c1 + c2 इंटू जे कैप, ये भी कितना हो गया, 0 हो गया। अब कोई वेक्टर 0 होने का मतलब क्या हुआ, उनके कोएफिशिएंट 0, मतलब -c1 + c2 भी 0 और c1 + c2 भी 0। पहले वाले से क्या निकल गया सर, c2 = c1, और इसमें रखता हूं तो क्या मिल गया, 2c2 = या 2c1 = 0। तो c1 0 होते ही दोनों कोएफिशिएंट 0 हो गए, ये वेक्टर्स आपस में कैसे हो गए, इंडिपेंडेंट हो गए, हाँ या ना बोलो बच्चों, सारे लोग बताना। अब तो क्लियर हुआ कि दोनों वेक्टर्स इंडिपेंडेंट है, ठीक है। Yes. ओके। अच्छा, एक बात और देखा करो यार, तुम लोग 2 डायमेंशन की बात कर रहे हो, अगर वेक्टर के बीच में कुछ एंगल है, जैसे यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ भी 90 डिग्री है, कुछ एंगल है, मतलब कुछ एंगल बोलने का मतलब वो एंगल ना ही 0 है ना ही पाई है। 0 होने का मतलब वो पैरेलल हो जाते, पाई होने का मतलब वो एंटी पैरेलल हो जाते, है ना। तो एंगल अगर 0 भी नहीं है और पाई भी नहीं है, तो इसका मतलब दो वेक्टर्स के बीच में कुछ ना कुछ डायरेक्शन है, मतलब कुछ ना कुछ एंगल है जो कि नॉन जीरो और नॉन पाई है। तो उससे अपन क्या बोलेंगे, वो वेक्टर हमेशा आपस में कैसे होंगे, इंडिपेंडेंट। ठीक है बेटा। तो इसका मतलब ये हुआ, इन सारी कैलकुलेशंस को बताने का मतलब क्या हुआ, इसका कोई रिलेवेंस नहीं था वैसे यहाँ पे, इसको बताने का रीजन ये था कि मैं ये बोलना चाहता हूं कि किसी स्पेस पे मैं इन्फिनिटली मैनी इंडिपेंडेंट वेक्टर्स के कलेक्शन को ढूंढ सकता हूं। क्या कर सकता हूं बेटा, इन्फिनिटली मैनी इंडिपेंडेंट स्पेस के लिए इन्फिनिटली मैनी बेसिस बन सकते हैं। ठीक है, तो जहां पे हम बेसिस लिख रहे थे, वहां पे एक छोटी सी बात और चमका के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, there are infinitely many bases, there are infinitely many bases corresponding to या in an space, in a vector space। तो किसी वेक्टर स्पेस पे इन्फिनिटली मैनी बेसिस बनाई जा सकती हैं, किसी वेक्टर स्पेस पे इन्फिनिटली मैनी बेसिस बनाई जा सकती हैं, ठीक है। लेकिन सारी की सारी जितनी भी वो बेसिस बनाई जा रही है, वो सब की सब का के पास सेम नंबर ऑफ मेंबर्स होंगे। ठीक है ना, क्या होगा बेटा, सेम नंबर ऑफ मेंबर्स। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि डायमेंशन वेक्टर स्पेस का किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ वेक्टर्स इन बेसिस के इक्वल होता है। तो बेसिस में वेक्टर सेम होंगे, लेकिन वो बन कितनी सकती, इन्फिनिटली मैनी बन सकती। भाई बात सबको समझ में आई, हाँ या ना बोलो। Yes, sir. जैसे इस स्पेस की एक बेसिस में ये भी बना सकता हूँ बेटा, एक बेसिस में ये भी बना सकता हूँ, 1 - 2 1। एक बेसिस में ये भी बना सकता हूँ, 0 0, नहीं सॉरी, एक सेकेंड, 2 - 2 - 4, ये भी बेसिस हो सकती है। ऐसी कितनी बेसिस हो सकती है, इन्फिनिटली मैनी बेसिस हो सकती है। ठीक है बेटा। Yes, sir. तो जहां पे सिर्फ कंपोनेंट लिया जाता है उसे अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। मतलब जहां पे वेक्टर्स, सॉरी, जो वेरिएबल्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनके कंपोनेंट उठा लिए जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस। कंपोनेंट उठाने का मतलब है कि उसको आप 1 रख दो। अब तो मैं एक और चीज दिखाता हूं, जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया था, ये बेसिस लिखे, यहां जरा देखो, एक्स कंपोनेंट है ये वाला, वाई कंपोनेंट है ये वाला, और जेड कंपोनेंट है ये वाला, राइट। तो मैंने क्या काम किया, मैंने एक बार एक्स कंपोनेंट उठाया, उसको 1 रख लिया, रिमेनिंग दो को 0 रख लिया, तो मुझे पहला इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गया, E1, राइट। दूसरी बात क्या की, पहले वाले को छोड़ो, y को उठा लो, उसको 1 रख लो, बाकी दो को 0 रख लो, तो मुझे दूसरा वाला मिल गया। तीसरा काम क्या किया बच्चों,
जेड को उठा लिया और बाकी दो को जीरो रख लिया, जेड की वैल्यू वन रख ली, तो मुझे तीसरा मिल गया। तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड बेसिस। तो ये हम अपने पास स्टैंडर्ड बेसिस। सबको क्लियर हुई ये बात? बताओ। ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड बेसिस निकालने का तरीका और डायमेंशन निकालने का तरीका सबको क्लियर हुआ होगा। अब मैं कुछ रैंडम स्पेसेस ले रहा हूं, अपने को उनकी बेसिस लिखनी है और उनका डायमेंशन लिखना है। ठीक है। तो क्वेश्चन इज फाइंड द डायमेंशन of following vector spaces. Following vector spaces. The first space is set of real number over set of real number. बच्चों मैं सुनना चाहता हूं इसका डायमेंशन क्या होगा, इसकी बेसिस क्या होगा, बताओ क्या लगता है तुम्हें? सबसे पहले अपने स्पेस को लिखो, और किसकी फॉर्म में लिखो? फील्ड की फॉर्म में लिखो। यहाँ स्पेस भी आ रहा है और फील्ड भी आ रहा है। क्या है बच्चों? स्पेस भी आ रहा है सेट ऑफ रियल नंबर, और फील्ड भी आ रहा है सेट ऑफ रियल। तो मैं यहां देख रहा हूं कि ये मेरे पास v है और ये मेरे पास f है, दोनों इक्वल है। तो मैंने क्या कहा? स्पेस को फील्ड की फॉर्म में लिखो। कैसे लिखें? बोला सर दिस इज x सच दैट x इज बिलोंग्स टू फील्ड व्हिच इज नथिंग, दिस इज r। इसका हर एक एलिमेंट x के इक्वल होगा, मतलब x टाइप का होगा। x कैसा मेंबर है? जो कि रियल मेंबर है। ऐसे सारे रियल नंबर्स का कलेक्शन क्या बना देगा? वेक्टर स्पेस V को बना देगा, जो कि सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है। आई थिंक बात सबको समझ में आ रही होगी, है ना? तो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स मेरे पास यूज हो रहे हैं? सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा वन। है ना? तो बेसिस जो बनी उसके पास कितने मेंबर्स आ? बोले सर सिर्फ एक मेंबर आया, वन। ये इसकी स्टैंडर्ड बेसिस हो, राइट? मैंने बोला बेसिस इनफिनिटली मैनी हो सकती है, बेसिस में सिर्फ टू भी हो सकता है, बेसिस में सिर्फ वन बाई टू भी हो सकता है, बेसिस में सिर्फ -√3 भी हो सकता है। एनीथिंग जो भी आपके दिमाग में आता है, वो हर एक नंबर सिर्फ एक नंबर बेसिस का मेंबर हो सकता है। तो इन सारे मेंबर से कॉरेस्पॉन्डिंग मेरे पास इनफिनिटली मैनी बेसिस बन सकती है। बट मेरा जो कंसर्न है वो किससे है? स्टैंडर्ड बेसिस से। करेक्ट? तो ये बेसिस मुझे मिला। और बोला सर इस पे सिर्फ बेसिस में सिर्फ एक ही मेंबर है, तो इसका डायमेंशन कितना हो गया? तो बोले सर कितना हो गया? वन हो गया। तो मजेदार काम, एक रिजल्ट और तैयार हो गया साथ साथ। बोले सर क्या हो गया? कि भाई अगर f इज अ फील्ड, कोई फील्ड स्ट्रक्चर है, तो f ओवर f, ये तो पता है दिस इज वेक्टर स्पेस, होता ही होता है, विद डायमेंशन, विद डायमेंशन वन। कितने डायमेंशन के साथ वेक्टर स्पेस होगा? वन डायमेंशन के साथ वेक्टर स्पेस। बोला किसी ने c ओवर c, डायमेंशन कितना है स्पेस का? हाँ जी बच्चों क्या बोलोगे? वन वन। होगा। क्यू ओवर क्यू, डायमेंशन कितना? बोले वन होगा। वन। वेरी गुड। तो c ओवर c, दिस इज वेक्टर स्पेस, डायमेंशन कितना? वन। क्यू ओवर क्यू, वेक्टर स्पेस, डायमेंशन कितना? मतलब सेम फील्ड पे अगर स्पेस जनरेट हो रहा है तो क्या कहोगे? डायमेंशन वन होगा। ठीक है। और काम कुछ मजेदार किया जाए। दूसरी बात, set of real number with rational number, what can you say about this? फील्ड नहीं है मतलब। हाँ बेटा, ये स्पेस तो है ना, वेक्टर स्पेस है या नहीं है? है। क्यों है? क्योंकि ये फील्ड है अपना, और ये क्या है? ये स्पेस है। वेक्टर स्पेस तो है, हमने बोला था कि फील्ड को सबसेट होना चाहिए किसका? स्पेस का। है कि नहीं बताओ यार, है ना? मैं चाहता हूं इसका डायमेंशन क्या होगा, क्या आप बता सकते हो?
और इसकी बेसिस क्या आएगी बता सकते हो? हम्म। कोई भी एक इरेशनल नंबर, मैंने बहुत टाइम दिया तुम्हें सोचने के लिए। कोई भी एक इरेशनल नंबर, ई क्या होता है, इरेशनल होता है कि नहीं होता है, तो सबको पता होगा। ई इज इरेशनल नंबर, है ना बेटा? अगर इस टाइप के इरेशनल नंबर को मैं क्योंकि भाई आपका स्पेस रियल नंबर्स का स्पेस है, जिसमें रैशनल्स भी लाई करते हैं, इरेशनल्स भी लाई करते हैं। चलो रैशनल से रैशनल तो जनरेट हो जाएंगे, लेकिन रैशनल से इरेशनल कैसे जनरेट करो? तो अगर मैं ई को जनरेट करना चाहता हूँ विद द हेल्प ऑफ रैशनल नंबर्स, तो मुझे इन्फिनिट रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। दिखाता हूँ तुम्हें कैसे। ई टू द पावर वन का एक्सपेंशन याद होगा सबको, वन प्लस वन अपॉन वन फैक्टोरियल, वन अपॉन टू फैक्टोरियल, वन अपॉन थ्री फैक्टोरियल, प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। दीज ऑल आर रैशनल नंबर्स, ये सारे रैशनल नंबर्स। तो एक इरेशनल नंबर को जनरेट करने के लिए इन्फिनिट रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ी। अरे यार हाँ या ना बोलो बच्चों, बात समझ में आई कि नहीं आई? आई यस कि नहीं सर। आई बताओ? तो इन्फिनिट रैशनल नंबर्स की जरूरत पड़ रही है। मतलब क्या हुआ, हम इसका स्पेसिफिक बेसिस लिख तो नहीं सकते, लेकिन ये बोल सकते हैं कि इन्फिनिटली मैनी रैशनल्स के थ्रू मुझे एक इरेशनल जनरेट होता हुआ दिख रहा है। तो स्पेस है, और ये स्पेसिफिकली ऐसा स्पेस है कि जिसका डायमेंशन कितना आ रहा है बच्चों, इन्फिनिट आ रहा है। राइट? तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल था इस टाइप के स्पेसेस के। राइट? अब थोड़ा और इजी फॉर्म में चलते हैं। जैसे बोला सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ओवर सेट ऑफ रियल नंबर, दिस इज वेक्टर स्पेस और नॉट? बोले सर होगा। इसमें v कितना है, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, फील्ड कितना है, रियल नंबर। तो मुझे लिखना क्या होता है, जो स्पेस होता है उसे लिखना होता है इन टर्म्स ऑफ स्केलर्स, इन टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ फील्ड, इन टर्म्स ऑफ मेंबर ऑफ फील्ड। राइट? तो कैसे लिखा जाए बच्चों, बोलो जरा जल्दी से। सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को रियल नंबर की फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है? बोले सर एक्स प्लस आइटा वाई। क्यों लिखा है ऐसे? इसलिए क्योंकि एक्स भी रियल बिलोंग करता है और वाई भी रियल के सेट को बिलोंग करता है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हो रहे हैं? बोले सर दो। डायमेंशन दो। कितना होगा? नहीं, दो वेरिएबल बेटा, देखो एक एक्स दूसरा वाई, तो डायमेंशन कितना आ गया? टू आ गया। दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इस पूरे को एक साथ काउंट मत करो अब। क्यों मत करो? क्योंकि मुझे इसे अपने फील्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग स्प्लिट करके लिखना है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस सर। तो डायमेंशन कितना है? टू। और इसकी बेसिस क्या आ गई? बेसिस स्टैंडर्ड बेसिस की बात चल रही है, बार बार बोल चुका हूं कि इनफाइनाइट बेसिस होती है। तो वन कॉमा आयोटा, ये इसका स्टैंडर्ड बेसिस हो। थोड़ा और सोचे इसे, कि अगर सपोज जैसे किसी बच्चे ने मुझे भी आंसर वन बोला था, मुझे पता है कि कंफ्यूजन हो सकता है, गलती तुम्हारी नहीं है, इस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। अगर मैंने फील्ड भी कॉम्प्लेक्स का ले लिया और स्पेस भी कॉम्प्लेक्स का ले लिया, तो जो ये कॉम्प्लेक्स है ना, इसको मुझे फील्ड की फॉर्म में लिखना है। तो मैं इसे सिर्फ ऐसे लिख सकता हूँ, जेड सच दैट जेड बिलोंग्स टू सी। क्योंकि भैया मुझे रियल नंबर्स का कहीं जिक्र होता हुआ दिख ही नहीं रहा क्वेश्चन पे। मुझे किस पे स्प्लिट करना है इसे? मुझे कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिखना है। भाई बात समझ में आ रही है सबको? यस। वेक्टर, सेट ऑफ वेक्टर को फील्ड के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिखा जाता है। तो यहाँ वेक्टर्स का कलेक्शन भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है और फील्ड भी कॉम्प्लेक्स नंबर का है। तो हम वेक्टर स्पेस को फील्ड के एलिमेंट्स की फॉर्म में लिख रहे हैं। तो जो अपने पास डायमेंशन आ रहा है वो कितना आ जा रहा है बच्चों? वो वन आ जा रहा है। वन। अब आएगा बेटा वन। समझे? तो उस केस में बेसिस के पास क्या मेंबर आ गया? वन आ गया। ये तरीका हो गया हमारे पास। ठीक है? इसके अलावा और सोचते हैं।
अगर सपोज ऐसे लिख लिया जाए r to the power n over r, yes, what is the dimension of this space? r to the power n over r. बोले सर वेक्टर्स का कलेक्शन r to the power n है, मतलब इसे अपन कैसे लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं a1 a2 and so on an. N cross 1 such that these all members a1 a2 a3 and so on an, they are belongs to set of real numbers, right? इस टाइप का कॉम्बिनेशन मेरे पास में, ठीक है। r to the power n ऐसा है। अब इस r to the power n के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने क्या किया? फील्ड के रिस्पेक्ट में ब्रेक करके लिखा, यही फील्ड था यहाँ पे। तो ऐसे अलग अलग टपल्स को लिख लिए। कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल? बोले सर n। डायमेंशन कितना? बोले सर n। डायमेंशन n, तो बेसिस के मेंबर्स क्या क्या आएंगे? बेसिस के मेंबर्स बच्चों आ जाएंगे e1 e2 e3 and so on en, ये मेंबर्स आ जाएंगे। these are members of basis, right? these are members of basis। तो ऐसे अपन लिखते हैं। अब ये e1 e2 e3 क्या है, ये तो पता चल रहा होगा ना सबको? यस सर। वेरी गुड। e1 क्या है अपने पास? पहला स्टैंडर्ड बेसिस 1। 1 0। वेरी नाइस। और रिमेनिंग सारी 0। ऐसे ही बढ़ते चले गए। इस पे आगे e2 पे तो ये आ जाएगा कितना? 0 1 0 एंड सो ऑन 0। ऐसे लास्ट वाला कितना आ गया? 0 0 0 एंड सो ऑन, लास्ट वन इज 1। दिस इज स्टैंडर्ड बेसिस, ठीक है ना? अब किसी ने बोला अगर सर मुझे निकालना हो c स्क्वायर ओवर r, क्या बोलोगे? डायमेंशन कितना? जल्दी बताओ बच्चों, व्हाट इज डायमेंशन? 2। नहीं बच्चे, गौर से सही से सोचना। 2 तो सिर्फ c बना रहा था, c ओवर r का ही डायमेंशन 2 था। यहाँ तो c स्क्वायर ओवर r है। तो पहले तुम जल्दबाजी उस पे मत करना, जल्दबाजी इस पे करो बस। किसको लिखने के लिए? पहले c स्क्वायर को लिख दो सही अपने फील्ड के रिस्पेक्ट। इसमें दो पेयर आएंगे, तो ऊपर आएगा x1 प्लस आइटा y1, नीचे आएगा x2 प्लस आइटा y2, और x1 y1 x2 y2 they all are belongs to set of real numbers। समझे मेरी बात को? तो सबके सब इंडिपेंडेंट हैं। 4। तो 4 डायमेंशन। वेरी गुड। तो डायमेंशन ऑफ दिस स्पेस इज 4। तो अगर कोई तुमसे पूछ ले कि भाई इसका डायमेंशन बता दो कितना आएगा, डायमेंशन ऑफ c टू द पावर n ओवर r, जल्दी बता दोगे बिना कैलकुलेशन के? 2 raised to power n। 2 into n बेटा, जस्ट 2 into n, राइट? यस। हाँ, एक रियल पार्ट के लिए और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए, बस बढ़ गया। जैसे हमने देखा r टू द पावर n ओवर r का डायमेंशन कितना था? वो था n, ठीक है ना? अगर यहाँ r टू द पावर n था तो। अब जैसे c टू द पावर n आया तो एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट, बोले सर 2 हो गए। अब तो कितना आ गया? 2 into n। करेक्ट है बात? ठीक है। अब आते हैं अगले एक और एग्जांपल में। दिस इज 8th एग्जांपल। दिस इज m n r। ये क्या है? दिस इज सेट ऑफ ऑल, या m2r लिख लो पहले, सेट ऑफ ऑल रियल मैट्रिसेस ठीक है, ऑफ ऑर्डर 2 by 2। So what can you say about that? m2r over field r, this is वेक्टर स्पेस, ये तो पता है आपने। डायमेंशन क्या होगा? बेसिस क्या होगा? बोले सर पहले तो m2r के मेंबर को लिखते हैं कि भाई m2r के पास कैसे मेंबर्स हो, कैसे मेंबर्स हैं?
सारी मैट्रिसेस कलेक्शन ए बी सी डी 2/2, जिसकी सारी एंट्रीज कैसी है, रियल है, मतलब ए बी सी डी दे आर बिलोंग्स टू रियल, राइट। क्यों लिखा रियल को ही रियल के फॉर्म में? क्योंकि यहाँ जो फील्ड है वो कैसा है, रियल है, और ये जो स्पेस है वो कैसा है, वी है। कितना डायमेंशन, 4। कितना आ गया बच्चों, 4 डायमेंशन, 4 इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और बेसिस क्या बन गई इसकी, वो आ गई सर 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 and 0 0 0 1. This is our basis, right? ये बेसिस है। अरे यार समझ में आई बात, हाँ या ना बोलो, ठीक है, सर। गुड। और अगर सपोज ये ले लिया जाए, अब चाहता हूं जल्दी से आंसर देंगे सारे बच्चे अपने, M2C, that is set of all complex matrices of order 2/2. So we know that M2C over field R is vector space, ठीक है। तो मुझे ये पूछना है कि भैया इसका डायमेंशन क्या होगा, जल्दी बताओगे मुझे, आंसर बहुत जल्दी चाहिए, तो बोलो। एंट्रीज कॉम्प्लेक्स आ गई, फील्ड रियल आ गया, अब तो बताओ क्या बोला, एंट्रीज कॉम्प्लेक्स आ गई, फील्ड रियल आ गया, अब आइडिया दो। डायमेंशन बिकम्स 8, क्योंकि 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स में 4 इंडिपेंडेंट एंट्रीज होती हैं। अब 4 की जगह 8 हो गई, क्योंकि एक रियल पार्ट के लिए और एक इमेजिनरी पार्ट के लिए। समझे मेरी बात को सारे लोग, हाँ या ना बोलो। यस सर। वेरी गुड। तो उसको M2C को कैसे लिखा जा सकता है, बोले सर इसको ऐसे लिखा जा सकता है, A प्लस आयोटा B, C प्लस आयोटा D, E प्लस आयोटा F और G प्लस आयोटा H, such that A B C D E F G H, these 8 are independent entries, these 8 are real independent entries, right? And what is the standard basis? This is in that form, 1 0 0 0, ऐसे और बढ़ते चले जाओ, 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1, and similarly 0 sorry iota 0 0 0, imaginary part के लिए भी आएगा सर 0 iota 0 0 और 0 0 iota 0 और 0 0 0 iota. These 8 possible entries are in our basis. करेक्ट है बात, समझ में आया सबको? और चीजों को बढ़ाते हैं, ठीक है। अब तो अपने को एक परसेप्शन मिल गया, तो अगर मुझे डायरेक्टली डायमेंशन लिखना हो, डायमेंशन ऑफ MnR ओवर फील्ड R, व्हाट इज द डायमेंशन? आप बोलोगे सर n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? n स्क्वायर। सबको समझ में आया, हाँ या ना बोलो बच्चों, कितनी एंट्रीज है इसके पास? n स्क्वायर। ये अपना वेक्टर स्पेस था इस V, this is space of n by n real matrices. तो n by n रियल मैट्रिसेस है, तो उसके पास में कितनी इंडिपेंडेंट एंट्रीज आ गई, रियल एंट्रीज? n स्क्वायर, n रोज n कॉलम्स, राइट? अरे यार हाँ या ना बोलो बच्चों, सबको समझ में आई बात यहां तक? बोलना Yes, sir. सारे लोग, यस सर। वेरी गुड। अब अगर सपोज ये काम कर दिया जाए, आंसर सुनना चाहता हूं तुम लोगों से, MnC over field of real numbers, yes, what is 2n का dimension? 2n. 2 into n स्क्वायर बेटा, Yes. राइट? जितनी एंट्रीज थी उन सब में 2 का मल्टीप्लाई हो गया, क्यों? क्योंकि रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। वेरी गुड, आ गया समझ में, यही पकड़ाना चाह रहा था। सो दिस इज स्पेस ऑफ n by n रियल मैट्रिसेस।
अब तो एक बहुत बढ़िया चीज हो चुकी है क्या, कि आप डिजिटली पढ़ रहे हो, है ना, तो सारी की सारी वीडियो जो बनती है क्लास की वो रिकॉर्डेड रहती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी क्लास आप सही से करो, जिसमें कन्वर्सेशन रहे, ठीक है। और उसके बाद जैसे हम रिवीजन के मोड में आते हैं, टॉपिक को दोबारा पढ़ना चाहते हैं, तो उस वक्त पे आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हैं। क्लास का रिकॉर्डेड सेशन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक तरीके से, इन द सेंस क्या कि जो चीज आपने पहले पढ़ी है उसको आप जी रहे हो आप, ठीक है ना। तो जितनी भी क्लासेस हुई हैं एग्जाम से पहले, उनके रिकॉर्डेड सेशंस को जरूर देख लेना। जब हम दोबारा पढ़ते हैं तो कई सारी नई चीजें हमारे दिमाग में आती है। फर्स्ट टाइम पे कई सारी चीजों पे दिमाग क्लिक नहीं कर पाता, बिकॉज वी वांट टू कंसंट्रेट ऑन द वॉइस ऑफ फैकल्टी, है ना, टीचर की जो वॉइस है उस पर कॉन्सेंट्रेट करने की कोशिश करते हैं। और जब आप दोबारा पढ़ते हो तो कंसंट्रेशन आपका डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में, डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में होता है, बिकॉज आपको काफी कुछ समझ हद तक आने लग जाता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा तरीका अपनाओ पढ़ते वक्त। बताओ आगे। अब अगर सपोज मैंने एक ऐसा स्पेस ले लिया V, जिसके पास जो मैट्रिसेस हैं A, वो मैट्रिसेस MnR को बिलोंग करती है, सच दैट ट्रेस ऑफ A इक्वल टू 0। किसको बिलोंग कर रही है बेटा? n/n डायमेंशन की रियल मैट्रिसेस को बिलोंग कर रहा है A मैट्रिक्स, और जिसका ट्रेस हमने क्या बोला? 0। ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन, ठीक है, ऐसी मैट्रिसेस का कलेक्शन। V/R पे वेक्टर स्पेस तो है, कोई परेशानी नहीं उसमें, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं इसका डायमेंशन कितना होगा? बताओगे आप लोग क्या डायमेंशन होगा? हाँ जी बच्चों। यस, अरे जल्दी बोलो यार, ज्यादा टाइम नहीं लगाना, सोच के जल्दी बताओ। बोलो सर, आपने जो मैट्रिक्स बोली है वो मैट्रिक्स इस टाइप की है, A11, A12 एंड सोन A11। मतलब मेरे को जब कुछ नहीं आता ना तो मैं लिखता हूँ, लिखना शुरू करना चाहिए। ट्राई तो करें, पहले देखो तो सही यार बन कैसे रही है मैट्रिक्स। AN1, AN2, AN। ट्रेस का मतलब सम ऑफ डायगोनल एंट्रीज। बोला सर जो इसने रेस्ट्रिक्शन दी है ना, आपने जो क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन में जो इसने रेस्ट्रिक्शन दी है, वो रेस्ट्रिक्शन सिर्फ डायगोनल पे दी है सर। डायगोनल के अलावा जो भी मेंबर्स मेरे पास हैं उनके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो वो तो अपना कंट्रीब्यूशन डायमेंशन पे करेंगे ही करेंगे। क्या करेंगे बेटा? वो अपना कंट्रीब्यूशन डायमेंशन पे करेंगे ही करेंगे। मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन अभी तक जो मुझे दिखा है उसका वैल्यू कितना आ गया है? n² - n आ गया। अरे भाई बात समझ में आए? अभी तक, अभी मैंने कंप्लीट डायमेंशन नहीं लिखा, अभी तक की बात कर रहा हूँ कि जितना हमें दिखा कि अगर हम डायगोनल को इग्नोर कर दें, उसके अलावा जो बचे हुए मेंबर्स मेरे पास हैं डायगोनल के n हटाने के बाद, वो n² - n हो गए। n² टोटल मेंबर्स, उसमें से डायगोनल के n हटा दी तो n² - n हो गए। बोले ये तो इंडिपेंडेंट है ही है, इनका कोई रिलेशनशिप किसी के साथ में नहीं है। अब जो डायगोनल के n आ रहे हैं, अगर उन मेंबर्स को अपन देखते हैं, मतलब A11 प्लस A22 प्लस A33 एंड सो ऑन, इसने बोला कि यार इन सब का सम सर कितना हो गया? 0 हो गया, ट्रेस 0 दिया हुआ। तो इधर से क्या निकल के आया कि मैं एक मेंबर को बाकी n-1 मेंबर्स के फॉर्म में लिख सकता हूं, ठीक है। तो ये जो मेंबर्स मेरे पास आए जिनकी फॉर्म में मैं इसे लिख रहा हूं, ये तो हो गए मेरे पास इंडिपेंडेंट, और ये वाला बेचारा क्या हो गया? डिपेंडेंट। और डायमेंशन तुम्हें बता चुका हूं वो है क्या भाई? वो इंडिपेंडेंट वेक्टर्स का कलेक्शन है ना। बेसिस क्या है? इंडिपेंडेंट वेक्टर कलेक्शन, और बेसिस में जितने मेंबर्स होंगे उतना ही डायमेंशन। तो डायगोनल के रेस्पेक्ट में मुझे कितने इंडिपेंडेंट मिले? n-1 इंडिपेंडेंट।
तो ये n और n कैंसिल आउट हुआ, डायमेंशन कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस n। बच्चों सबको समझ में आया? हाँ या ना बताओ, बोलो भाई, कुछ क्लियरिटी मिली? Yes, sir. गुड। एक और बात आती है इसी पे। क्या बात आती है कि अगर सपोज क्या काम किया जाए, स्पेस ले लिया जाए सारी इन मैट्रिसेस का, A belongs to M and R such that A transpose is equal to A। ठीक है, तो V over R is a vector space। We have to find dimension of that V over R। कैसी मैट्रिसेस दी गई है बच्चों? इसका मतलब है सिमेट्रिक है। कैसी है? सिमेट्रिक है। Matrix. Yes, sir. वेरी नाइस। और इसका मतलब क्या है बेटा? n by n रियल है। राइट? तो ये रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस की बात कर रहा है जिनका डायमेंशन कितना है, n by n। कितना है बच्चों? n by n। तो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज इट्स डायमेंशन। तो बहुत अच्छी बात है, आपको आइडिया है सिमेट्रिक मैट्रिसेस का। क्या आइडिया है? कि डायगोनल के एलिमेंट्स का किसी के साथ कोई लेना देना नहीं होता है, और डायगोनल के ऊपर वाले जो एलिमेंट आते हैं वो डायगोनल के नीचे वाले एलिमेंट्स के सेम होते हैं, मतलब उन पे डिपेंड करते हैं। तो ये दोनों आपस में कैसे होंगे? डिपेंडेंट हैं। बच्चों बात समझ में आ रही है? तो मैंने डायमेंशन को बिना देरी किए डायरेक्टली लिख दिया। क्या लिखा? बोला सर डायमेंशन आएगा डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग n, और डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ने के बाद n स्क्वायर माइनस n बचेंगे, उनके हाफ ऊपर है और हाफ नीचे, तो ये इंडिपेंडेंट। जब एक दूसरे पे डिपेंड करे तो उसे काउंट करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 2 कर दिए। ठीक है, सो अल्टीमेटली व्हाट इज द डायमेंशन? दिस इज n स्क्वायर प्लस n बाई 2। और ये आपने कई सारी बुक्स में देखा होगा, ऐसे लिखा जाता है n इंटू n प्लस 1 बाई 2। राइट? दैट इज डायमेंशन of all sorry dimension of space of all symmetric matrices। लेकिन कैसी? रियल सिमेट्रिक। बोले सर यहाँ पे धोखा कर सकता है एग्जामिनर। कैसे कर सकता है धोखा? लिख दे रहा हूं यहाँ पे साथ साथ, नोट सेट ऑफ ऑल n by n एक मिनट बेटा। डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल रियल सिमेट्रिक matrices of order n by n is of order n by n is, yes, what is its value? of order n by n is कितना होगा? बोले सर n इंटू n प्लस 1 बाई 2। लेकिन अगर ये बोला जाए कि डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n इज, क्या आएगा बच्चों? और ये भी लिख दूं, मेंशन कर दूं, ओवर फील्ड ऑफ रियल नंबर्स इज। यस, मैं सुनना चाहूंगा सारे लोगों से, बताओगे मुझे कितना होगा? अरे भाई सीधे 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना? तो 2 इंटू एन स्क्वायर प्लस n बाई 2। 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट के लिए। कितना आ जाएगा डायमेंशन? n स्क्वायर प्लस। समझ में आया सबको? तो कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे फील्ड रियल नंबर के लिए, तो ये कहानी। ठीक है, अब क्वेश्चन पे एक और चेंज मैंने किया। आज की क्लास में अपन डायमेंशन पे ही ज्यादा फोकस कर रहे हैं, और फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशंस आएंगे,
मतलब इसके बाद एक क्लास और बचती है जिसमें अपन ग्रुप थ्योरी फिनिश कर पाएंगे। ट्रांसफॉर्मेशन में रोटेशन भी आएगा, स्पेशल ऑर्थोगोनल ग्रुप्स, यूनिटरी ग्रुप्स एंड स्पेशल यूनिटरी ग्रुप्स, और वहां से क्वेश्चन 5 मार्कर भी बनता है अधिकतर। Yes, sir. गुड। सो अब अगली बात आती है बच्चों, एक और एग्जांपल लिया। ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है जिनको मैं एग्जांपल के फॉर्म में ले रहा हूं कि भाई मैंने स्पेस ले लिया ऐसा, वी, दिस इज collection of all those matrices which is in the form of MNR, I mean n by n real matrices, ठीक है, and A transpose is equal to -A। मतलब क्या हुआ, इसने तो बताया सर कि A कैसी है, n by n रियल मैट्रिक्स है, और इसने क्या बताया, एंटी सिमेट्रिक। हाँ, एंटी सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्या डायमेंशन होगा इस स्पेस का, तो डायमेंशन ऑफ V ओवर R। क्या लगता है आप लोगों को? डायमेंशन ऑफ V ओवर R। तो ये देखने के लिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखो सबसे पहले। यार मैं तुम लोगों से बार बार बोलता हूँ, तुम नहीं समझते हो यार बच्चों। पहले मैट्रिक्स तो लिखो, पहले ही डरना शुरू हो जाता है। डायगोनल की एंट्री सारे कैसे होते हैं इसके, जीरो। क्या Yes, होते sir. हैं, जीरो। Zero, sir. जीरो जीरो कैसा वेक्टर होता है बेटा, डिपेंडेंट वेक्टर होता है। तो यहाँ से तो कोई डायमेंशन मिलने वाला है नहीं, राइट। अब जो भी मिलेगा वो डायगोनल के अलावा जो बचे हुए मेंबर्स है उनसे मिलेगा। तो डायगोनल के अलावा बचे हुए मेंबर्स क्या क्या आ रहे हैं सर, जो मेंबर ऊपर आ रहे हैं उनका नेगेटिव नीचे आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब यहाँ पे अगर ए है तो यहाँ पे कितना आएगा, -A आएगा। Minus. तो ये दोनों आपस में डिपेंडेंट हो गए ना, ये दोनों आपस में कैसे हो गए, डिपेंडेंट हो गए, दे आर डिपेंडेंट। अगर दोनों आपस में डिपेंडेंट हो गए तो बस डायमेंशन लिखने में कितना टाइम, डायगोनल के कॉरेस्पॉन्डिंग जीरो डायमेंशन पे कंट्रीब्यूशन, डायगोनल के अलावा n² - n/2 कंट्रीब्यूशन, बस सीधे लिख दो डायमेंशन कितना आ गया, दिस इज n into n-1 डिवाइडेड बाय, सो दैट इज अवर डायमेंशन। ठीक है बच्चों, समझ में आ रही है बात। तो डायमेंशन ऑफ स्पेस ऑफ ऑल रियल स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर n by n, दिस इज n into n-1 डिवाइडेड बाय 2। एनी डाउट, आया सबको समझ में, बताओ हाँ या ना। Yes, sir. ओके, तो बच्चों एक और क्वेश्चन मैं दे दे रहा हूं तुम्हें। डायमेंशन पे काफी काम कर लिया हमने। द क्वेश्चन इज दिस, फाइंड द डायमेंशन of vector space V over R, where V is equal to x1, x2 and so on, x लिख लीजिए आप x100 such that x1 equal to 2 times x2 equal to 3 times x3 equals to and so on 50 times x50 and x51 plus x52 plus and so on x100 that is equal to 0। ठीक है, ये अपने पास है बच्चों। एंड दैट इज, ये चीज मेंशन करनी बहुत जरूरी है कि ये जो वेक्टर है वो किसे बिलोंग कर रहा है, r⁻100 को बिलोंग कर रहा है। अब सही क्वेश्चन, तो क्या डायमेंशन होगा इसका, बताइए जल्दी से। यस,
तो एक क्लास में कल भी आपके लिए होगा, ठीक है ना, जिस पे अपन ट्रांसफॉर्मेशन खत्म कर लेंगे, फिर ये यूनिट खत्म हो जाएगी। यस तो सर। थोड़ा सा, हाँ, थोड़ा सा रेगुलर हो जाएगी क्लास, क्योंकि अभी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करें तो उसमें 2 घंटे पूरे चाहिए। तो हमने आज पढ़ लिया क्या, वेक्टर स्पेस सही से। अब अपने पास आता है लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो 2 आवर्स के आसपास का टाइम उसमें भी चाहिए। बट बिफोर दैट क्लास, मैं चाहता हूं कि ये जितनी भी चीजें आज हमने पढ़ी हैं सारी अच्छे से रिकॉल होनी चाहिए, ठीक है। तो एक बात यहाँ देखने लायक है कि जो ये x1 से लेके x50 तक के मेंबर हैं, एक ही सर इंडिपेंडेंट तो। शाबाश, ये सब के सब एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से इंडिपेंडेंसी एक ही आई। वेरी नाइस, यस सर। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक आया। और x51 से लेके x100 तक जो मेरे पास वेरिएबल है वो कितने आएंगे, 50 आएंगे। उन यस 50 सर। में, जैसे अपने ट्रेस वाला काम नहीं कर रहे थे थोड़ी देर पहले, कि ट्रेस जीरो बोलने का मतलब क्या हुआ, एक यस सर। वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे क्या डायमेंशन, कितने इंडिपेंडेंट आएंगे, 49 आ जाएंगे, यस सर। है ना। n² - 1 था सर कहाँ पे बेटा, ट्रेस वाले में। हाँ उसमें हमने लिखा था n-1। n² - 1। ना ना ना, n-1 बेटा। देखो ट्रेस में कितने मेंबर्स है तुम्हारे पास, n है ना। उन n का सम 0 हो रहा है, तो आप एक को बचे हुए n-1 की फॉर्म में लिख पा रहे हो। यस सर। यस यस सर। हाँ, ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो अपने पास यहाँ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने आ रहे हैं, बोले सर यहाँ 49 आ रहे हैं, ठीक है ना, 49 आ गए। यस तो सर। डायमेंशन क्या हो गया, अब तो कितना कम काम हुआ, देखो डायमेंशन ऑफ u ओवर आर। बोले एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल पहली वाली इक्वेशन से आ रहा था, और दूसरी इक्वेशन से जो है वो कितना आ गया, 49 आ गया। टोटल डायमेंशन कितना हो गया, 50 हो गया, राइट। तो ऐसे अपन क्वेश्चंस करते हैं डायमेंशंस के और स्पेसेस के। अब मैं कुछ भी दे दूं तुम्हें शायद बनेंगी बातें, है ना। यस सर। ये ले लो, एक चीज और लिख लेते हैं बेटा, ये फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर R, ठीक है, where V is collection of such vectors x, y, z which satisfies the condition x plus z equal to y, right. What will be the dimension of this space? जल्दी से चाहिए मुझे आंसर, टाइम बिल्कुल नहीं लगाना। हाँ, कितनी इक्वेशन यूज हो रही है, सिर्फ एक, यस सर। है ना। y जो है वो z पे डिपेंड कर रहा है और x पे डिपेंड कर रहा है। एक्स पे डिपेंड कर रहा है। वेरी नाइस, दो इंडिपेंडेंट हुए और y कैसा हो गया, डिपेंडेंट हो। डिपेंडेंट। बस डायमेंशन कितना आ गया, 2। 2 सर। करेक्ट है बात, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा बेसिस डायमेंशन के ऊपर काम हुआ। अब अपन थोड़ा आगे बढ़ते हुए एक दो बातें अगली वाली क्लास के लिए, थोड़ी बहुत चीजें मैं बता दूंगा आपको, ठीक है ना, कि जिससे फायदा मिले। अच्छा एक क्वेश्चन और देता हूँ, अगली क्लास के लिए तो बताऊंगा। ये एग्जाम्पल और लिख लो, और मुझे डायमेंशन बताओ, सोच के अच्छा दिमाग लगाना सारे। फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर R, ठीक है, where V is equal to all matrices A belongs to MNR। MNR अब दिमाग के अंदर बैठ गया होगा, MNR का मतलब क्या, n/n रियल मैट्रिसेस, ठीक है, such that sum of each row of A is 0। Yes, what is the dimension of this, बताओ जल्दी से। Sum of each row of A is 0।
यस बच्चों, Sir, n-1? n-1, ओके, n-1 is n-1 नहीं, तुम सही से सोचो, अभी सम ऑफ ईच रो बोला है, तुम सिर्फ एक रो लेके चल रहे हो बच्चों। सर n स्क्वायर आपने Yes. n स्क्वायर माइनस n। वेरी नाइस, n स्क्वायर माइनस n, वेरी गुड। Yes, sir. तो गुड बच्चों, देखो कितनी रोज है n बाई n की मैट्रिक्स पे, n रोज है, N ये into पहली, n. Yes, sir. वेरी नाइस। तो पहली रो में से कितने, आपने बोला n का सम 0 है, तो यहाँ से डायमेंशन पे कंट्रीब्यूशन कितना, n minus 1. n-1 Yes, sir. वेरी नाइस, दूसरे से भी n-1 और चलते चलेंगे लास्ट से भी कितना, n-1। टोटल रोज कितनी थी, n थी, तो डायमेंशन N. क्या हो गया, n इंटू n-1। n minus 1. हाँ, वेरी नाइस, तो n स्क्वायर माइनस n, बस बैठ गया भाई बेसिस डायमेंशन दिमाग के अंदर, शाबाश बच्चों। अब बढ़ते हैं अपन कोऑर्डिनेट वेक्टर पे, जिसका इस्तेमाल करेंगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, ठीक है। इतना बेसिक देख लेते हैं, क्योंकि अभी टाइम है अपने पास क्लास का, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर करवा के फ्रेश टॉपिक में कल की क्लास में शुरू करूंगा, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट वेक्टर्स, ठीक है। एक टर्म यूज होती है बच्चों, अब जब हम ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म यूज होगी, जिसे बोलते हैं ऑर्डर्ड बेसिस। क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड बेसिस। तो मैं ये वर्ड यूज कर रहा हूं, ऑर्डर्ड बेसिस। बेसिस तो है ही ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है। तो सेट ऑफ इंडिपेंडेंट वेक्टर्स, independent vectors in an in a vector space which spans the space where order of vectors in this set is fixed। आप बेटा वेक्टर्स के ऑर्डर्स को चेंज नहीं कर सकते, उन्हें पलट नहीं सकते। जैसे मतलब मैंने भाई ये लिख लिया, एक आर क्यूब आर है मेरे पास स्पेस, ठीक है। तो इसकी बेसिस बी है, तो बेसिस में मैंने मेंबर लिख लिया, सपोज 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसको मैंने बोला ऑर्डर्ड बेसिस है। क्या है, ऑर्डर्ड बेसिस। कब होगी ये ऑर्डर्ड बेसिस, जब मैं इसको पहले की जगह या इसको दूसरे की जगह ना लिख सकता हूं, इसको फर्स्ट को लास्ट की जगह ना लिख पाता हूं, इनके ऑर्डर को फिक्स रखती है। तो कैसी होगी, ऑर्डर्ड बेसिस। बेसिस तो है ही है, लेकिन ऑर्डर वेक्टर का कैसा हो गया, फिक्स्ड हो गया। मेरी बात सबको समझ में आ रही है बेटा, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ, हाँ, जैसे इसको हम डिनोट करते हैं E1 कैप से, इसे डिनोट करते हैं E2 कैप से, इसे डिनोट करते हैं E3 कैप से। तो मैंने ये कहा कि ऑर्डर ऑफ E1 E2 E3 नॉट चेंज्ड, नॉट चेंज, इनका ऑर्डर आपस में चेंज नहीं। अगर ये कहानी होगी तो ही जाके क्या बोला जाएगा कि ये ऑर्डर्ड बेसिस, ठीक है बच्चों। तो अब अपन अपने काम पे चलते हैं। ऑर्डर्ड बेसिस हमने देख लिया, अब हम डिफाइन करते हैं कोऑर्डिनेट वेक्टर, ठीक है। कोऑर्डिनेट वेक्टर, तो कोऑर्डिनेट वेक्टर का कंसेप्ट शुरू करने से पहले मैंने दो तीन बातें अपने दिमाग में रख ली कि भैया हम कहाँ कोऑर्डिनेट वेक्टर निकाल रहे हैं, क्या मतलब है, किसके थ्रू निकाल रहे हैं। तो उसको देखने के लिए मैंने बोला कि लेट V over F be a vector space of dimension n। ये एक वेक्टर स्पेस है, कितने डायमेंशन का, n डायमेंशन का, ठीक है बच्चों।
तो V ओवर F जो स्पेस हमारे पास आ रहा है, इस स्पेस के पास, या you may say the basis of this space is that कि अल्फा 1, अल्फा 2, या बेटा ऐसा लिख लो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 एंड सो ऑन बीटा n। भाई डायमेंशन n का है तो n मेंबर्स बेसिस पे, ठीक है ना। दिस इज ऑर्डर्ड बेसिस, ऑर्डर्ड बेसिस। अगेन अल्फा इज मेंबर ऑफ वेक्टर स्पेस V ओवर F। अल्फा किसका मेंबर है? वेक्टर स्पेस V ओवर F का। अब आप लोगों ने पढ़ा था, बेसिस की डेफिनेशन थी, तो बेसिस की डेफिनेशन में हमने दो बातें पढ़ी थी कि बेसिस के जो मेंबर्स होंगे, मतलब वेक्टर्स होंगे, वो आपस में इंडिपेंडेंट होंगे। पहली बात तो ये थी। और दूसरी बात क्या थी कि वो सारे मेंबर्स स्पैन करेंगे किसे? अपने स्पेस। मतलब स्पेस का हर एक मेंबर, स्पेस का हर एक मेंबर क्या किया जा सकता है बेटा? इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बेसिस बी। ठीक है ना। तो बिकॉज ये अल्फा वेक्टर स्पेस वी एफ को बिलोंग कर रहा है, तो मैं क्या लिखूंगा बेटा? देन अल्फा कैन बी रिटन एज, alpha can be written as linear combination of vectors of basis B, linear combination of vectors of basis B, it can be written as this। क्यों हो रहा है वो मैंने बताया आपको, क्यों लीनियर स्पैन की बात हो। और साथ साथ क्या बेटा बोला? यूनिकली, सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है, यूनिकली लिखा जा सकता है। अल्फा कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स ऑफ बी यूनिकली। इट मींस अल्फा इज इक्वल टू, इसको लिखा a1 बीटा 1 प्लस a2 बीटा 2 प्लस a3 बीटा 3 एंड सो ऑन a n बीटा n, दैट लीनियर कॉम्बिनेशन। अब जो ये लीनियर कॉम्बिनेशन लिखा गया है उसको ऐसे लिख लिया a1 a2 a3, सॉरी कॉलम वाइज लिख लेता हूं बेटा, a1 a2 एंड सो ऑन a n, which is n by 1 matrix multiplied with b1 b2 beta 3 and so on beta n. This is also 1 by n matrix। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है शायद, इसको उल्टा लिख लो यार, ऐसे ये पहले लिख लिया तभी आपको 1 by 1 मिलेगा ना, इनटू ऐसे लिख लो a1 a2 एंड सो ऑन an। दिस इज n by 1 मैट्रिक्स। अब सही है, ठीक है। तो ये जो बच्चों ये है अपने पास, ये क्या है? बी बेसिस। और ये क्या है? दिस इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर, कोऑर्डिनेट वेक्टर of alpha with respect to the basis B। And how we denote this? We denote this like that, alpha with respect to basis B। ठीक है बच्चों, ये नोटेशन इसका हो, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट वेक्टर। अब जैसे एग्जांपल लिया जाए, फॉर एग्जांपल if B equal to 1 1 1 1 1 0 1 0 0 be the basis, be the basis of, be the basis of vector space R cube over R। कैसी बेसिस है? ऑर्डर्ड बेसिस, जिसमें ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। देन फाइंड कोऑर्डिनेट वेक्टर
of 1, 2, 3 with respect to the basis, with respect to the given ordered basis लिख सकते हैं, ordered basis। तो इस गिवन ऑर्डर्ड बेसिस के रेस्पेक्ट में हमें इसका बेटा कोऑर्डिनेट वेक्टर फाइंड आउट करना है। कैसे करें? तरीका मैंने आपको बता दिया। आपको करना क्या है? लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है सर। ठीक है, क्या करना है बच्चों? लीनियर कॉम्बिनेशन लिखना है। तो क्या वेक्टर है अल्फा अपने पास? अल्फा इज हियर, दैट इज 1, 2, 3। ठीक है, ये क्या हो गया? बीटा 1, ये क्या हो गया? बीटा 2, ये क्या हो गया? बीटा 3। देयर ऑर्डर आर फिक्स, बस वो इंपॉर्टेंट, ऑर्डर चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा बेटा? मैंने बोला यार जो कोऑर्डिनेट वेक्टर आएगा इस अल्फा का विद रिस्पेक्ट टू बेसिस बी, वो आएगा a1 a2 a3। अब a1 a2 a3 कहां से निकलेंगे? वो निकलेंगे कॉम्बिनेशन से, लीनियर कॉम्बिनेशन से। तो 1 2 3 लिखा, दिस इज इक्वल टू a1 टाइम्स दैट फर्स्ट वन 1 1 1 प्लस a2 टाइम्स दैट फर्स्ट सेकंड दैट इज 1 1 0 प्लस a3 टाइम्स दैट लास्ट 1 0 0। समझ में आ रही है बातें? अब बहुत आसानी से सारी चीजें निकाल, क्या कि a1 प्लस a2 प्लस a3, 3 इक्वेशंस बन गई ना, दैट इज इक्वल टू 1। अगली बार a1 प्लस a2 दैट इज इक्वल टू कितना बच्चों? 2। और a3 दैट इज सॉरी जस्ट a1, दिस इज इक्वल टू 3। राइट, तीनों को ऐड करता हूं तो जो ये सम आएगा ना वो ऐसा आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3, a1 प्लस a2 प्लस सॉरी और दूसरा कितना? a1। तो a1 इक्वल टू 3 आ गया, तो यहां से a2 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा वो? दिस इज 2 माइनस 3 दैट इज -1। यहां से बेटा a3 निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा? रख लो, a1 तो आपके पास 3 था और a2 -1 आ रहा था, तो 3 - 1 ये 2 आ चुका है, और 1 - 2 ये -1। ये फॉर्म बन गई सर अपने पास। तो क्या बना कोऑर्डिनेट वेक्टर? This is alpha b that is equal to, write the value of a1 a2 a3 in the same order जो ऊपर लिखा हुआ है, 3 - 1 -1। This is 3/1। That is your answer। Right बच्चों, समझ में आया? बताओ हाँ या Yes, ना? sir. Very Yes, good। sir. Good बेटा। So this is the concept of, ये किसका concept है आपका? कोऑर्डिनेट वेक्टर का concept है। ठीक है, तो आई थिंक मैंने आज यहां तक आपको पढ़ा दिया है। अब अपने को नेक्स्ट क्लास में शुरू करना है किसे? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन को, और ट्रांसफॉर्मेशन ऑन मैट्रिक्स, रोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, और वहां पे हम स्पेशल ग्रुप्स भी पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। Yes. थैंक यू। Okay, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.